तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स लास्ट लेक्चर में हो गया था पूरा आपका। यस सर, Yes, sir. करवा दिया आपने। फंक्शन हमने देख लिया था इसका, है ना। Yes, sir. चलो यहाँ से देखो, Yes, sir. तो एक बार अपन देखते हैं कि हमने पहले देखा था गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन पहला सेल सिक्रीशन, मतलब कि इसका क्या काम है, बहुत सारे सिक्रीशन करना, ठीक है। दूसरा काम आपको ये भी बताया था कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी यही करता है ना, और दोनों मिलके करता है, कौन दोनों मिलके, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बातें हो गई थी, ठीक है, इतनी बातें हमने कर ली थी। हमें आज शुरू करना है अगला जो स्ट्रक्चर है। देखो हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपने देखा कि हमने पहला क्या स्टडी करा एंडोमेम्ब्रेन में, सबसे पहली चीज Endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड क्या करा हमने, Golgi complex. गोल्जी बॉडी, है ना। अब थर्ड क्या शुरू कर रहे हैं अपन, लाइसोसोम, Lysosomes. ठीक है। और इसके बाद एक और देखेंगे वैक्यूल। इसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारा क्या होगा बेटा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो लाइसोसोम देखते हैं। आपने सुना होगा लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुना है कितने लोगों ने। Yes, sir. Sir. Yes, sir. क्योंकि ये कभी कभी ना अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं कभी कभी, सुसाइडल बैग, ठीक है। क्लियर है। Yes, sir. चलो देखते हैं हम धीरे धीरे करके टॉपिक में आते हैं अपन। चलो तो पहला अपन को देखना है आज लाइसोसोम, फिर अपन देखेंगे वैक्यूल। तो लाइसोसोम में क्या है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब आपको पहले बता दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन बाउंड है ना। आई बात समझ बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है Yes, sir. मेम्ब्रेन बाउंड है। प्लस आप देखोगे गोल्जी बॉडीज भी मेम्ब्रेन बाउंड है, लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड है, और वैक्यूल भी क्या है आपका, मेम्ब्रेन। Membrane bound. ये सब के सब क्या है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड। क्लियर है इतनी बात, Yes, sir. है ना। Yes, sir. अब देखो मेम्ब्रेन बाउंड मतलब सब जानते हो, पहले से बता चुका हूँ कि मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्लियर है। अब आप देखो अगला पॉइंट, तो हमने ये बात तो कर ली कि ये मेम्ब्रेन बाउंड है। दूसरी बात क्या देखनी है हमें, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब वेजिकल के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको बोल दिया वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus। आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था, दो चीज मिलके इसको बनाता है लाइसोसोम को, कौन कौन, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Plasmic reticulum. है ना। ये दोनों मिलके, तो जब पैकेजिंग चल रहा होता है ना गोल्जी बॉडी में, बताया था ना पैकेजिंग क्या होता है, प्रोटीन बन के आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लेकिन उसका पैकेजिंग कहाँ हो रहा है बेटा, उसका पैकेजिंग कहाँ हो रहा है, Golgi apparatus. Golgi गोल्जी body. apparatus में, ठीक है। उसी पैकेजिंग के दौरान इसका फॉर्मेशन हो जाता है लाइसोसोम का। आगे देखो ये लाइसोसोम का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पहला क्या देख रहे हैं अपन, द आइसोलेटेड लाइसोसोम, है ना। आइसोलेटेड मतलब सिंगल लाइसोसोम की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। बहुत सारे लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा, एक लाइसोसोम की हम बात कर रहे हैं, मान लो ऐसे। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेजिकल्स हैव बीन, वेजिकल्स क्यों, क्योंकि ये वेजिकल के फॉर्म में होता है। तो आइसोलेटेड लाइसोसोम have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme। मतलब कि इसके अंदर एक ही चीज मिलता है, क्या आपका, क्या मिलता है इसके अंदर, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक क्या होता है बेटा, जो मतलब वाटर water से activate होने। हाँ ब्रेक डाउन। देखो हाइड्रोलिटिक मतलब होता है पानी को ऐड करके किसी चीज को तोड़ना। मान लो कोई बहुत पत्थर जैसा चीज है, मिट्टी मान लो, जो मिट्टी बहुत हार्ड हो चुका है, उसमें जब पानी डालते हो तो टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है, वो बताओ। यस सर। तो इसी तरह हाइड्रोलिटिक मतलब होता है किसी भी चीज को पानी के एडिशन से, वाटर को ऐड करके, जो एंजाइम वाटर को ऐड करके किसी चीज को तोड़ता है, वैसे एंजाइम को बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्लियर है बेटा, बोलो। Yes, sir. तो देखो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिलेगा, फॉर एग्जांपल देखो कौन कौन सा, लाइपेजेज। अब नाम से पता है, देखो अब एक बेस यहाँ पे बना लिया हमने, जिसके एंड में ES लगा होगा उसका मतलब वो क्या है बेटा, वो क्या है, एंजाइम्स। जिसके भी लास्ट में ES लगा होगा उसका मतलब वो क्या है बेटा, वो क्या है, एंजाइम्स है। जैसे लाइपेजेज एंजाइम है सर, प्रोटीएजेज एंजाइम है सर, कार्बोहाइड्रेजेज एंजाइम है। जिसके अंत में आप ये देख लो ना, ये सब ES मतलब SES ऐसे समझो, SES इसके लास्ट में है, जिसके लास्ट में SES है, SES है, सब क्या है बेटा, क्या है बताओ। Enzymes. Enzymes. मतलब जितने एंजाइम देखोगे ना उसमें 4 लेटर लास्ट में आपको दिखाई देगा ही देगा। क्या क्या 4 लेटर लिख रहा हूं मैं, ASES। जितने एंजाइम होंगे सबके लास्ट में होगा, ऑलमोस्ट सारे एंजाइम के लास्ट में 4 लेटर आपको दिखाई देगा, क्या
ASES ASES। आप देखो तो लाइपेजेस में दिख रहा है आपको लास्ट में ASES है। Yes, sir. प्रोटीएजेस में लास्ट में देखो तो ASES है। Yes, sir. कार्बोहाइड्रेट में देखो ASES है। मतलब एंजाइम के लास्ट में चार जैसे ही लगा हो, एकदम ये चार जैसे ही लगा हो, समझ जाओ कि वो एंजाइम है। अब सबका अलग अलग काम है, आप जानते हो हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब अब आप ट्राई करोगे कि एक ही एंजाइम आपके बॉडी में प्रोटीन को भी तोड़ दे, कार्बोहाइड्रेट को भी, लिपिड को भी, ऐसा नहीं होगा। एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक, मतलब एक एंजाइम एक ही चीज के लिए बना होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे लिख लेना ये सबको। लाइपेजेस क्या लग रहा है किसको तोड़ता होगा, नाम से बताओ तो जरा सोच के। Lipid. लिपिड। ये किसको ब्रेक करेगा बेटा लाइपेजेस? लिपिड को। प्रोटीएजेस किसको तोड़ता होगा ये? Protein. प्रोटीन को। हाँ सर, ये प्रोटीन को तोड़ता है। अगला कार्बोहाइड्रेट किसको तोड़ता है बेटा? Carbohydrate. Carbohydrate. क्लियर है बेटा इतना? क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक बस हमने ये पढ़ा कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों करता है। फॉर्मेशन किस टाइम पे होता है? जब पैकेजिंग चलते रहता है गोल्जी बॉडीज में, उस टाइम पे होता है। तीसरा हमने देखा जो सबसे मेन है वह यह है कि एक लाइसोजाइम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक क्या होते हैं बेटा? एंजाइम, Enzymes. है ना, जो बहुत सारे होते हैं। देखेंगे 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम होता है इसमें, बहुत सारा एंजाइम होता है और सब अलग अलग एंजाइम होगा अलग अलग काम के लिए। कोई प्रोटीन को तोड़ने वाला होगा, कोई लिपिड को तोड़ने वाला होगा, कोई कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला होगा। ये बात हो गई। अगला फिर से इंपॉर्टेंट बात, ये जो एंजाइम्स है ना लाइसोसोम के एंजाइम, वो हमेशा किस कंडीशन में काम करते हैं बेटा? किस कंडीशन में? एसिडिक कंडीशन। मतलब यह किस पीएच पे काम करेगा? किस पीएच पे? Yes. Five. आपको पता होगा शायद सबको कि पीएच अगर 7 हो तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रल। Neutral. 7 से नीचे हो तो क्या बोलते हैं? एसिडिक। 7 से ऊपर हो तो क्या बोलते हैं? बेसिक। यही होता है ना? चलिए बताओ। Yes, Yes, sir. sir. पीएच अगर 7 से नीचे है तो एसिडिक, 7 से ऊपर है तो बेसिक। मतलब कि 7 से जितना आप नीचे आते जाओगे ना उतना ज्यादा एसिडिक कंडीशन बढ़ते जाएगा। मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे आता है तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, बहुत ज्यादा, है ना। तो अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम को काम करवाना है जो किसके अंदर है? लाइसोसोम के अंदर। लाइसोसोम के अंदर जो भी एंजाइम्स अगर उसको काम करवाना है तो आपको पीएच कितना मेंटेन रखना होगा? कितना? 5। कितना? 5, है ना। मतलब 5. ये एसिडिक पीएच में काम करेगा। अगर ये इसको पीएच आपने दे दिया 7 या उससे ऊपर, यह काम नहीं करेगा। मतलब बेसिक पीएच में काम करता ही नहीं है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids. Nucleic acid किसको बोलते हैं? पहले जल्दी से बता दो। RNA, DNA. DNA and RNA. RNA. इसके लिए भी एंजाइम्स होगा इसमें, ठीक है। बताया तो हमने तीन ही का नाम लिखा है, लेकिन इसमें 50 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं। न्यूक्लिक एसिड को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, सबको डाइजेस्ट करने वाला इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है जो एसिडिक पीएच पे काम करेगा, पीएच 5 पे। अब देखो विद द एक्सेप्शन, अब आ गया एक्सेप्शन। आपको बताया था एक्सेप्शन बहुत जरूरी है, एक्सेप्शन का अलग से हम नोटबुक बनाएंगे। विद द एक्सेप्शन ऑफ मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन, हम लोग मैमल्स है ना, पता है ना, हम लोग मैमल्स है। जी सर। जिसके अंदर मैमरी ग्लैंड होता है उसको मैमल्स बोलते हैं, है ना। मेल के अंदर भी मैमरी ग्लैंड है, हम लोग का क्या है? रिड्यूज है। और फीमेल में वेल डेवलप्ड है, क्योंकि फीमेल ने उसको यूज करता रहा बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो उसमें डेवलप है, हम लोग में रिड्यूज हो गया। लेकिन मैमल्स हम लोग इसलिए कि हम लोग के अंदर मैमरी ग्लैंड है। तो देखो जैसे आरबीसी की बात करोगे, बस हमारे अंदर जो आरबीसी है ना, विद द एक्सेप्शन ऑफ मैमेलियन आरबीसी दे वर रिपोर्टेड इन ऑल एनिमल सेल्स। मतलब क्या हो गया बेटा? हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल है, एक सेल को छोड़ दो बस। किस सेल को छोड़ दे अपन? जल्दी बताओ। आरबीसी। आरबीसी को छोड़ दो, बाकी जितने सेल है हमारे बॉडी में सब में क्या मिलेगा? लाइसोसोम मिलेगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? लाइसोसोम Yes, मतलब एक एनिमल के हर सेल में प्रेजेंट है, बस एक सेल को छोड़ के। कौन सा सेल? आरबीसी। अब आगे देखो, आपको बताया था लाइसोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, उसके जगह पे कोई दूसरा वहां पे काम कर रहा होता है, याद है ना। तो देखो क्या लिख रहा है, इन प्लांट सेल्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फंक्शंस एज लाइसोसोम। आपको याद है ना प्लांट सेल का जो बताया था, तो उसके सेंटर में क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बताया था, है ना।
Yes, प्लांट सेल में ना यही वैक्यूल ही फंक्शन करने लग जाता है किसके जैसा लाइसोसोम के जैसा। क्लियर है बेटा? यस सर। मतलब उसमें कोई अलग से लाइसोसोम नहीं होता है, वही लाइसोसोम के जैसा काम करने लगता है। सो इन हायर प्लांट्स लाइसोसोम्स आर लेस फ्रीक्वेंट, मतलब देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे वैक्यूल ही लाइसोसोम का काम कर रहा है। बट द नंबर ऑफ लाइसोसोम्स इज हाई इन फंजाई। अब जानते हो फंजाई भी क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट है। फंजाई क्या है बेटा? जल्दी बताओ। नॉन ग्रीन नॉन ग्रीन प्लांट, ग्रीन जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है ना। फंजाई को अपन क्या बोलते हैं, लिख लेने का, नॉन ग्रीन प्लांट। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये ऐसा प्लांट है जो खुद से खाना नहीं बना सकता, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन ग्रीन। इसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो क्लोरोफिल मतलब फंजाई में लाइसोसोम मिलता है, लेकिन जो हायर प्लांट्स है उसमें लाइसोसोम ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है या बहुत बहुत कम दिखाई देता है। क्लियर है बेटा? बोलो। Yes, sir. अब देखो पेरिप्लाज्मिक Yes, sir. स्पेस, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया में प्ले सिमिलर रोल। मतलब आपको ये बता रहा है, हमने तीन चीज पढ़ी, एक एनिमल सेल, एक प्लांट सेल और एक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बता रहा है कि सब में कौन कौन लाइसोसोम की तरह काम करेगा। एनिमल सेल में हम लोगों में तो लाइसोसोम प्रेजेंट है, सब सारे सेल में, एक आरबीसी को छोड़ दो तो। प्लांट में उसका वैक्यूल ही एक्ट करने लगता है किसके जैसा लाइसोसोम के Lysosomes. जैसा, है ना। अब बैक्टीरिया का बता रहा है, तो बैक्टीरिया में आप जानते हो सेल वॉल होता है बेटा, सबको पता है, होता है कि नहीं बैक्टीरिया में सेल वॉल? yes sir, Yes, sir, yes sir. होता है। सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपको डिस्टेंस दिख रहा है, गैप दिख रहा है, कुछ जगह खाली। Yes, sir. उस जगह को क्या बोलते हैं बेटा अपन? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। Peristaltic स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस, है ना। और यही पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, जो स्पेस है ना, जगह जो खाली है ना, यही खाली जगह मतलब पेरिप्लाज्मिक स्पेस ही वहां पे एक्ट करने लगता है। कैसे? लाइसोसोम की तरह। मतलब Lysosome इसी की स्पेस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो एक्ट करते हैं। तीनों का देख लिए, कोई बोले हायर प्लांट में तो कौन किसको बोलोगे बेटा? वैक्यूल, Vacuole. ठीक है। Vacuoles. कोई बोले आपको क्या कि हम लोगों में क्या है, तो हम लोगों में तो लाइसोसोम प्रेजेंट है भाई। कोई बोले बैक्टीरिया में कौन करता है भाई, तो उसका पेरिप्लाज्मिक। Peristaltic space. क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Clear. चलो, आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल बैग लाइक, बताया तो वेजिकल के फॉर्म में होता है। वेजिकल किसको बोलते हैं? स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, Yes, बैग sir. जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच इज कवर्ड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। अभी तक जो भी पढ़ा ना आपने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। उसके बाद गोल्जी बॉडीज क्या है बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। उसके बाद तीसरा क्या पढ़ रहे हैं हम अभी? लाइसोसोम क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये पूछ लेना, ये पूछता है, जाके गड़बड़ कर दोगे, है ना। तो ये लिस्ट बनाते चला करो, जब मैं बोलूं ना तो लिस्ट बना लिया करो, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊं लिस्ट बना के एक जगह लिख लो कहीं पे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन है, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है कौन सा है। तो लाइसोसोम जो भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है ना, सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। तीन ही स्ट्रक्चर आप ऐसे याद रखो, तीन ही स्ट्रक्चर बेटा आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड दिखाई देगा सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक में तो होता ही नहीं मेम्ब्रेन, तो वो अलग बात है। यूकैरियोटिक सेल में तीन ही ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन है। कौन कौन है? दो का नाम तो बता चुका हूं मैं, Sir, mitochondria. क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और एक आपका न्यूक्लियस। Centriole. न्यूक्लियस सेंट्रियोल में तो होता ही नहीं है बेटा, सेंट्रियोल में तो होता ही नहीं है ना। Yes, sir. तीन कौन कौन है आपके? माइटोकॉन्ड्रिया, Mitochondria क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट की जगह पे nucleus. हम बोल सकते हैं क्या? प्लास्टिड। और तीसरा कौन है आपका? न्यूक्लियस। Nucleus. बस ये तीन में डबल मेम्ब्रेन, बाकी सब में लगा देने का क्या, या तो सिंगल मेम्ब्रेन या तो एब्सेंट होगा, जैसे राइबोसोम एब्सेंट, सेंट्रियोल एब्सेंट, बाकी सब में सिंगल मेम्ब्रेन। क्लियर है बेटा? Yes sir. चलो Sir, हाँ बेटा। sir, ये जो अपना आरबीसी होता है सर, उसमें लाइसोसोम्स एब्सेंट क्यों होते हैं? तो अगर उसमें हुआ ना, आरबीसी जानते हो ना बॉडी में क्या करता है आपके? हीमोग्लोबिन sir. ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। गलती से अगर आरबीसी को खा गया है, डाइजेस्ट कर दिया, आदमी तुरंत डेथ कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। हाँ। Lysosomes are spherical bag-like structure which is covered by a single unit membrane, मतलब ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। They are large sized in phagocytes. तो WBC है ना हमारे बॉडी में, WBC है ना, जानते हो ना हमारे बॉडी में तीन टाइप के सेल ब्लड सेल, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट। जब आपको पढ़ाऊंगा ना WBC, तो WBC में बहुत सारे टाइप होते हैं, उसी में एक टाइप कौन है बेटा आपका? फैगोसाइट्स। आपको बताता हूँ फैगोसाइट क्या करता है, पहले साथ बताया मैंने फैगोसाइट का काम।
फैगोसाइट मतलब जो भी सर फालतू जर्म्स को चीज़ है ना किल हमारे करता बॉडी है। में, सिंगल जो भी फैगोसाइट फॉरेन मटेरियल्स हो, जो भी उसको खा जाता है, बताया था ना? यस बोलो, सर। है ना? Yes, sir. तो WBC का ही टाइप है फैगोसाइट। इस फैगोसाइट में ना लाइसोसोम्स का लार्ज साइज होता है, साइज थोड़ा लार्ज देखने को मिलेगा। अब देखो बता ही दिया है बात, लाइसोसोम्स आर फिल्ड विद 50 डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, 50 से ज्यादा एंजाइम होंगे इसमें, टर्म्ड एज एसिड हाइड्रोलेजेस। बोल सकते हैं सारे एंजाइम को, जो भी एंजाइम है इसके अंदर उसको बोल सकते हैं एसिड हाइड्रोलेजेस। क्यों? क्योंकि एसिडिक कंडीशन में काम करता है, इसलिए क्या बोल दिया, एसिड। और हाइड्रोलेजेस क्यों? क्योंकि ये पानी को ऐड करके किसी चीज को तोड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोलेजेस। तो इसका पूरा हम बोल सकते हैं, जो भी एंजाइम है सबको क्या बोल सकते हैं, एसिड हाइड्रोलेजेस। ठीक है बेटा? यस सर। और एंजाइम का काम क्या होगा, यह एंजाइम सारे जितने मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जैसे प्रोटीन है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूक्लिक एसिड है, इन सबको क्या करेगा, ब्रेक। Break down. सिंपल सी बात है, सारी बात बता ही दी आपको। दीज एसिड हाइड्रोलेजेस फंक्शन इन एसिडिक मीडियम, पहले ही बता दिया। ये सारे एंजाइम जो भी लाइसोसोम के अंदर है, किस मीडियम में काम करेगा, एसिडिक। एसिडिक Acidic medium. एसिडिक। अगला लाइन देखो, मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम हैज एन एक्टिव H प्लस पंप मैकेनिज्म व्हिच प्रोड्यूस एसिडिक पीएच इन ल्यूमन ऑफ लाइसोसोम। ध्यान दो, ये देखो, ये लाइसोसोम है, इसके मेम्ब्रेन पे ना बेटा H प्लस पंप होता है। पंप ये बाद में समझोगे। पंप मतलब, पंप आप जानते हो किसी चीज को क्या करता है, धक्का मारने के लिए होता है ना पंप, जल्दी बताओ, Yes, sir. है ना? Yes, यह क्या sir. करेगा, आपको अभी बताया मैंने कि लाइसोसोम के अंदर कितना पीएच मेंटेन रखना है, 5. यह पीएच कैसे मेंटेन रहेगा, पीएच क्या होता है बेटा, आप जानते हो ना, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, पढ़ा है पीएच? सर पावर ऑफ हाइड्रो। पीएच का डेफिनेशन पढ़ा है आपने? Yes. नो सर। नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, है ना? जितना H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना क्या होगा आपका, पीएच होगा, एस। एसिडिक पीएच होता है ना? तो देखो H प्लस पंप क्या करेगा, टाइम टू टाइम इसमें H प्लस पंप करता रहेगा, ताकि यहाँ पे कौन सा कंडीशन मेंटेन रहे, कौन सा कंडीशन, Acidic. आई बात समझ, आई बात समझ, जी सर। बोलो। हाँ जी सर। तो वही लिख रहा है, देखो बेटा। हाँ बेटा, सर स्पेसिफिक 5 pH चाहिए, क्या? यहाँ पे pH 5 ही लिखा है दोनों जगह पे, तो लेस देन 7 सारे एसिडिक ही होते हैं। नहीं, वो वही तो मेंटेन होता है ना? ये जब देखेगा कि पीएच अगर मान लो कि कुछ सब्सटेंस अंदर बनना शुरू हुआ, उसके कारण पीएच मान लो कि थोड़ा आगे बढ़ गया, तो फिर से H प्लस भेजेगा, उसको 5 पे लेके आ जाएगा। फिर अगर मान लो कोई सब्सटेंस सिक्रीट हुआ, मान लो कि उस प्रोसेस में टूट के ये सब क्या क्या काम करेगा, तोड़ने का काम करेगा मैक्रोमोलिक्यूल्स को, टूट के मान लो उसमें कुछ बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन हो गया, ये तो पीएच को बढ़ाएगा ना, बाइकार्बोनेट आयन बेसिक की तरफ लेके जाएगा। जैसे ही बेसिक की तरफ पिया जाएगा, ये तुरंत H प्लस को अंदर में भेज देगा और क्या करेगा, पीएच को फिर से मेंटेन कर देगा, नॉर्मल 5 पे लेके आ जाएगा। ठीक है बेटा? ओके। चलो आगे देखो, लाइसोसोम्स आर हाईली पॉलीमॉर्फिक, पहले ही बता दिया था पॉलीमॉर्फिक क्या होता है, याद है किसी को? माइकोप्लाज्मा बताया था मैंने कि माइकोप्लाज्मा, सेल शेप चेंज करता रहता है। जो बार बार अपना Irregular शेप को cell चेंज shape. करता रहता है ना, जिसके बहुत सारे फॉर्म हो, कभी इस शेप में, कभी लंबा हो गया, है ना, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक सेल। ये भी क्या है लाइसोसोम आपका, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल है, सेल नहीं है, ऑर्गेनल है। बिकॉज लाइसोसोम्स हैव डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेट, से अलग अलग स्टेट में दिखाई देगा। वही हमारा अगला टॉपिक है, 4 फॉर्म में देखेंगे लाइसोसोम को। ये देखो डायग्राम, आप अभी पहले पढ़ा देता हूँ तब ये डायग्राम समझोगे आप। देखो टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, मतलब लाइसोसोम डिफरेंट डिफरेंट शेप में मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, पॉलीमॉर्फिक। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes. चलो तो अब देखो आप टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, तो पहला कौन सा टाइप है, पढ़ो क्या है, एग्जैक्टली पहला है आपका प्राइमरी लाइसोसोम्स, या इसी को बोलते हैं स्टोरेज ग्रैन्युल्स, है ना? क्योंकि ये प्राइमरी लाइसोसोम स्टोरेज करने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम है स्टोरेज ग्रैन्युल्स। देखो क्या करेगा, लाइसोसोम स्टोर्स एंजाइम एसिड हाइड्रोलिजेज इन द इनएक्टिव फॉर्म। आपको पहले ही बता दिया लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम होगा बेटा, एसिड हाइड्रोलिजेज। बहुत सारे ऐसे एंजाइम होंगे जो एसिडिक कंडीशन में काम करेगा। ये जो भी एंजाइम इसके अंदर होता है ना, सब किस फॉर्म में होता है, लेकिन किस फॉर्म में, इनएक्टिव, मतलब वो
उसको एक्टिवेट Sir. करना होगा काम करने के लिए। बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, बोलो। Yes. Yes sir. Yes sir. हाँ, तो देखो इसमें जितने एंजाइम होंगे ना 50, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिव करना पड़ता है पहले, काम करने से पहले। एंजाइम्स सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम्स Sir. इन साइटोप्लाज्म। हाँ बोलो, बोलो। सर ये जो लाइसोसोम्स में एंजाइम्स होते हैं सर, वो सारे एसिड हाइड्रोलाइसिस होते हैं? सारे एसिडिक कंडीशन में काम करता सारा, ठीक है। Okay. अरे एसिड हाइड्रोलाइसिस मतलब इसका नाम दे दिया, जितने एंजाइम है ना सबको हम नाम क्या दे सकते हैं, नाम तो अलग अलग है सबका। प्रोटीन तोड़ेगा उसको प्रोटीएजेस बोलेंगे, लिपिड तोड़ेगा हाँ उसको लाइपेजेस बोलेंगे, है ना। लेकिन इन सबको हम कॉमनली क्या बोल सकते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस। क्यों? क्योंकि एसिडिक कंडीशन में सारा एंजाइम काम कर रहा है, प्लस ये पानी के एडिशन से तोड़ता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दीज आर एसिड। एसिड हाइड्रोलाइसिस एक ग्रुप हो गया, उस ग्रुप के अंदर ये सारा एंजाइम है, लाइपेजेस, हाँ सर, समझ गया। प्रोटीएजेस, कार्बो। समझ में आई? बोलो, समझ में आई बात? बोलो। Yes. हाँ, तो देखो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म, है ना। अब देखो दीज आर न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स। जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है ना, ये सबसे पहले जो लाइसोसोम बनेगा, जो सबसे शुरुआत में बनता है, दीज लाइसोसोम्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी लाइसोसोम। मतलब मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, जो सबसे पहले बनाता है स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। अब इस प्राइमरी लाइसोसोम में क्या होगा, बहुत सारे एंजाइम होगा। किस फॉर्म में होगा बेटा, किस फॉर्म में, इनएक्टिव, Inactive. ठीक है। अब दूसरा होता है डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, और इसको बोलते हैं हेट्रोफैगोसोम्स। These lysosomes formed by the fusion of primary lysosomes and phagosomes. These are secondary lysosomes. ठीक है। अब देखो क्या हुआ अगला, ध्यान देना। फैगोसोम आपको बताया था ना, ये क्या करता है, फैगोसोम याद है, बताया था डिफरेंस में, फूड स्टोर करके रखता है। हाँ सर, क्या करके रखता है बेटा, फूड स्टोर करके रखेगा। अब देखो क्या होगा, फूड स्टोर। सेकेंड वाला है डाइजेस्टिव वैक्यूल। ध्यान सुनना, कुछ डिफरेंस नहीं है। प्राइमरी लाइसोसोम, सर जो सबसे शुरू में लाइसोसोम बना ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, उसमें बहुत सारा एसिड होता है, मतलब एसिड बोल रहे हैं, उसमें बहुत सारा एंजाइम स्टोर होता है इनएक्टिव फॉर्म में। अब देखो सेकेंडरी बोलेंगे किसको, इसको सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे, या डाइजेस्टिव लाइसोसोम बोलेंगे, या डाइजेस्टिव वैक्यूल बोलेंगे, या हेट्रोफैगोसोम बोलेंगे। सर ये किसको बोलेंगे, ये बोलेंगे बेटा, आपके पास अब क्या बन चुका है पहले से, प्राइमरी लाइसोसोम बन चुका है। जल्दी बताओ। Yes, sir. जी सर। यह Yes, sir. प्राइमरी लाइसोसोम जब सेल के अंदर एक फैगोसोम से फ्यूज कर जाए, किससे फ्यूज कर गया, ये फैगोसोम से, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ध्यान दो, प्राइमरी लाइसोसोम जब किससे फ्यूज करेगा बेटा, किससे फ्यूज करेगा, फैगोसोम से। फैगोसोम में क्या है, देखो फैगोसोम। ध्यान दो, फैगोसोम में क्या है, सारा फूड मटेरियल स्टोर है, यहाँ पे सब कुछ स्टोर है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, क्या प्रेजेंट है, एंजाइम। ध्यान दो ना, एंजाइम्स, बहुत आसान एंजाइम्स। तरीका, लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है। यह एंजाइम क्यों है ये बताओ, किसी को तोड़ने के लिए है ना, किसी फूड को तोड़ने के लिए है ना, जल्दी बताओ ना, जी तोड़ने सर। के लिए है, तो तोड़ने के लिए सामान तो Yes. चाहिए ना। तो देखो जी क्या है, सर। बहुत बहुत लॉजिकल है। फैगोसोम में सारा सामान है, वो सारा सामान है जिसको तोड़ना है, और लाइसोसोम में कौन है, वह चीज है जो उसको तोड़ेगा। यह दोनों मिक्स कर गया, इससे क्या हुआ, एंजाइम प्लस ये सारा मटेरियल एक साथ आपका क्या हो गया, मिक्स हो गया। और मिक्स होने के बाद यह एंजाइम एक्टिवेट हो गया, और इन सबको तोड़ना शुरू कर दिया। आई बात समझ, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. इसलिए इसको सर। बोलते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे जो भी फूड मटेरियल, जो भी मटेरियल स्टोर करके रखा था ना फैगोसोम, अब उसमें एंजाइम में मिक्स हुआ और इन सब का डाइजेशन करना शुरू कर दिया। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो यस सर। कोई पूछे कि सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल या हेट्रोफैगोसोम्स किसको बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, जब प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम दोनों फ्यूज हो जाता है, तब उसी को बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स या हेट्रोफैगोसोम्स। क्लियर है बेटा। Yes, Yes, sir. sir. और जब Yes. फ्यूज हुआ तो क्यों यस फ्यूज हुआ, सर। इसको डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। अब देखो तीसरा को बोलते हैं रेजिड्यूअल बॉडी, है ना। रेजिड्यूअल बॉडी क्या होगा, रेजिड्यू किसको बोलते हैं, जैसे आपने आग जलाया, आग जलाने पर, Waste. आग जलाने के बाद क्या बच जाता है आपका, ऐश बच जाता है, राख बच जाता है ना, Ashes. ऐश Yes, बच जाता sir. है, ऐश है ना, उसको क्या बोलोगे, रेजिड्यू। जो किसी प्रोसेस के बाद जो चीज बच जाता है ना, उसी को बोलते हैं रेजिड्यू। जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो बचेगा उसको क्या बोल सकते हैं, रेजिड्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले प्रोसेस में क्या हो रहा था बेटा, पूरा आपका डाइजेशन हो रहा था, पूरा डाइजेशन हो रहा था। अब डाइजेशन के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल भी बच जाता है ना, जल्दी बताओ। जब आप डाइजेशन करते हो बॉडी में, तो क्या पूरा खाना डाइजेस्ट होने के बाद वेस्ट मटेरियल बनता है कि नहीं, बच जाता है कि नहीं कुछ वेस्ट मटेरियल,
बचता है कि नहीं? sir. Yes, sir. बचता है. अरे सिंपल सी बात है, खाना खाते हो, एनर्जी काम करते हो, यस सर, यस सर। वेस्ट मटेरियल बचता है आपके बॉडी में, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर Yes. फेंकते हो कि नहीं आप, Yes, sir. है ना? यह काम करेगा रेजिडुअल हाँ सर। लाइसोसोम Excretion. कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल। मान लो यहाँ पे 50 चीज था, सबका डाइजेशन हो गया, कुछ ऐसा चीज था जिसका लिए यहाँ पे एंजाइम नहीं था और डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया यहाँ पे, मतलब बहुत सारी चीज डाइजेस्ट हो गया, जो नहीं डाइजेस्ट हो पाया। मान लो यहाँ पे इस फैगोजोम में 70 चीज था, एंजाइम 50 चीज के लिए ही था, तो 20 चीज तो अनडाइजेस्टेड रह गया ना बेटा, जल्दी बताओ। बोलो। Yes, sir. यस सर। जो Yes, sir. अनडाइजेस्टेड रह जाता है ना, वह अब लाइसोसोम से बाहर निकलता है, उसको निकालने वाला जो लाइसोसोम, मतलब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, देखो लाइसोसोम्स कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्ट, ठीक है, आर कॉल्ड रेजिडुअल बॉडी। ऐसा लाइसोसोम, अब वो सारा डाइजेस्ट हो गया, ध्यान दो क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या देखना, ये हमारा एंजाइम कंटेनिंग लाइसोसोम था, या हमारा फैगोसोम था जिसमें बहुत सारे फूड थे, अब ये आया, दोनों फ्यूज हुआ और सारा फूड का डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद अब ऐसा बच गया, कुछ ऐसा बच गया, मतलब बाकी चीज इसमें बहुत सारा चीज था, सब डाइजेस्ट हो गया, लेकिन अब 2-4 चीज बच गया। अब यह जो लाइसोसोम बन गया, इसी को क्या बोलेंगे? Residual bodies. रेसिडुअल Residual बॉडी। बात समझ, bodies. मतलब सेकेंडरी बॉडी ही, सेकेंडरी लाइसोसोम में चेंज हो जाता है रेसिडुअल बॉडी में। कैसे? इसमें जब डाइजेशन हो गया पूरा, ये दोनों मिक्स हो गया, तो बोल दिया इसको सेकेंडरी लाइसोसोम। मिक्स होने के बाद डाइजेशन शुरू कर दिया, डाइजेशन सबका कर दिया, लेकिन डाइजेशन करने के बाद कुछ बच गया, अब जो बच गया इसमें, अब इस लाइसोसोम को बोल देंगे कौन सा लाइसोसोम? रेसिडुअल। Residual bodies. क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Clear. These may be eliminated by एक्सोसाइटोसिस, बता चुका था। अब ये क्या करेगा, इस सेल के अंदर ही है ना सारा स्ट्रक्चर, लाइसोसोम कहाँ है? सेल के अंदर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब ये सेल के थ्रू क्या होगा, अब क्योंकि वेस्ट मटेरियल रखा हुआ है, एक्सोसाइटोसिस सेल से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. हाँ, चलो आगे देखते हैं। लास्ट है आपका ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स और ऑटोफैगोसोम्स, दो याद रखना, एक को बोला हेट्रोफैगोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम को ही बोलते हैं। लास्ट वाला आपका ऑटोफेजिक लाइसोसोम और क्या आपका ऑटोफैगोसोम्स। लाइसोसोम्स कंटेनिंग सेल ऑर्गेनल्स टू बी डाइजेस्टेड आर नोन एज ऑटोफैगोसोम्स। ऐसा लाइसोसोम जिसमें सेल ऑर्गेनल है, जिसको इसको डाइजेस्ट करना, मान लो जैसे आपका बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स है ना, जो क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, ओल्ड हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो उसको हमें डाइजेस्ट करना होगा कि नहीं, हटाना होगा कि नहीं बॉडी से? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. वो सारा सेल ऑर्गेनल कहाँ आके जमा हो जाता है? लाइसोसोम में, और इसको डाइजेस्ट कर देता है ताकि जगह खाली हो जाए। वैसे लाइसोसोम जो ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करता है, उसको क्या बोल देते हैं बेटा अपन? ऑटोफेजिक लाइसोसोम। Autophagous. Yeah. क्लियर है बेटा? क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. sir. आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस। अब फंक्शन तो हमने देख ही लिया, इसका तो एक ही काम दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है? मेनली डाइजेशन करना, यही दिख रहा है ना बेटा। पहला क्या देखा आपने? डाइजेशन करना। डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसको बाहर निकालना, यही से देखा ना हमने, है कि नहीं? यस सर। यस जो सर। ओल्ड सेल है या ओल्ड ऑर्गेनल है उसको डाइजेस्ट करना। तीन काम तो हमने उसके फंक्शन में पढ़ लिया। क्या क्या देखो ना, पहला सर डाइजेशन करना, दूसरा सर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना, और तीसरा सर जो पुराने सेल हो गए, डैमेज सेल हो गए, पुराना जो खराब सेल ऑर्गेनल्स हो गया, उन सबको क्या करना? डाइजेस्ट करना। तो तीन काम तो इधर ही देख लिया हमने, देख लिया कि नहीं? तो देखो यस सर। Yes, sir. फंक्शन क्या है पहला बेटा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर जो डाइजेशन करेगा, एक सेल है, इस सेल के अंदर ही कुछ डाइजेशन करेगा, उसको बोलेंगे इंट्रा, है ना? अब देखो इंट्रासेलुलर दो चीजें, हेट्रोफैगी एंड ऑटोफैगी। देखो दिस इज द डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल्स रिसीव्ड इन अ सेल बाय फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ये दोनों टर्म बता चुका हूं मैं। फैगोसाइटोसिस किसको बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस किसको बोलेंगे, बताया कि नहीं? अब देखो Yes. मान लो, समझो बात समझना बेटा, कोई चीज फॉरेन पार्टिकल, मान लो कि जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, सब फॉरेन है हमारे लिए, फॉरेन है कि नहीं, हमारे लिए खतरनाक है कि नहीं हो? Yes, हाँ sir. सर। तो यह मान लो इस सेल में एंटर किया, तुरंत लाइसोसोम एक्टिवेट होगा और इस सब को खा जाएगा। सॉलिड चीज अंदर घुसेगा तो उसके खाने को बोलेंगे क्या? फैगोसाइटोसिस। और कोई लिक्विड के फॉर्म में कोई केमिकल वगैरह अंदर घुसा है ना, जो हार्मफुल है हमारे लिए, उसको ये खा जाएगा, डिस्ट्रॉय करेगा, उसको क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। क्लियर है बेटा? चलिए बताओ, Yes, sir. बैक्टीरिया ऐसा सॉलिड फॉर्म में गया है ना, तो उसको खा गया, उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। मान लो कोई केमिकल है,
कुछ आपने बैक्टीरिया क्या क्या कुछ केमिकल सिक्रेट करेगा, वायरस कुछ केमिकल सिक्रेट कर गया और वो आपके बॉडी के अंदर घुस गया। एक चीज जानते हो ना, बताया था हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी जाएगा। आप सुनते होंगे कि कोवैक्सीन लग रहा है तो लोगों को बुखार हो जा रहा है, सुनते हो? यस सर। Yes, sir. सुना होगा कोविशील्ड लग रहा है लोगों को, तो क्या होता है 2-3 दिन का बुखार। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो बाहर से लिक्विड जा रहा है हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी उसको नहीं पहचानता, हमारा बॉडी उसको क्या मान लेता है, क्या मान लेता है, फॉरेन, है ना। Yes, और sir. उसके खिलाफ Yes, क्या sir. जनरेट कर देता है, इम्यून सिस्टम। बोलता है कि भाई तुमको हम नहीं पहचानते, तो उसके खिलाफ वो इम्यून, इसलिए आपको बुखार हो जाता है। आई बेटा समझ बात? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. दूसरा क्या, ऑटोफेजी। हेट्रोफेजी क्यों बोला? क्योंकि ये बाहर से कोई मटेरियल आया था और इसको अंदर में इसको डाइजेस्ट कर दिया। ऑटोफेजी, अब इसी सेल के अंदर जो बूढ़े हो गए सेल, जो डीजेनरेटेड हो गए, जो खराब हो गए, मतलब इस सेल का ही पार्ट है वो। देखो ना, जैसे बाहर से आया था ना बेटा, बाहर से आया था। Yes, yes, इसने sir. क्या बोला, हेट्रो, हेट्रो मींस अदर, बाहर से आया था। ऑटो मींस सेल्फ। अब इस सेल के अंदर ही कुछ ओल्ड सेल हो गए, कुछ बेकार सेल हो गए, जो अब किसी काम के नहीं है, उन सबको डाइजेस्ट करना है। तो क्या कहते हैं बेटा, अभी हमने पढ़ा था ऑटोफेजी, अभी पढ़ा ना, ऑटोफेजिक लाइसोसोम। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, डाइजेशन ऑफ ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनल्स। ऑटोफेजी आल्सो टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्टार्वेशन ऑफ सेल्स। देखो, मान लो एक सेल में खाना मौजूद ही नहीं है, खाना ही नहीं है ना, तब भी आपका क्या हो सकता है, वो सेल ऑर्गेनल को खाना शुरू कर देगा। क्यों? एनर्जी के लिए। आई बात समझ? Yes, sir. स्टार्वेशन ऑफ सेल समझते हो? जब एक सेल में न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है, स्टार्वेशन मतलब भूखा है सेल, तो क्या करेगा, खाना तो चाहिए, इसी को तोड़ना शुरू कर देगा सेल को। आई बात समझ बेटा? बोलो। Yes, sir. आगे Yes, देखो, sir. दूसरा कौन सा डाइजेशन है आपका, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लाइसोसोम्स ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ये पढ़ेंगे बेटा एनिमल, जब टिश्यू पढ़ाऊंगा तब, है ना। बोन ईटिंग सेल, ये क्या होता है, मान लो कि कभी किसी की हड्डी टूट गई, हड्डी टूटती है तो उसका कुछ टुकड़ा टूट के अलग हो जाता है कि नहीं, बताओ? हो जाता है ना, Yes, है sir. ना। अब वह टुकड़ा अगर रह गया वहां पे तो बहुत पेन होगा। तो जो भी अनवांटेड बोन सेल्स है ना, उसको बोलते हैं अनवांटेड बोन सेल है, या अनवांटेड किसी भी बोन में कोई ऐसा पार्ट है जो अनवांटेड हमारे लिए जरूरी नहीं है, उसको कोई खा जाता है ना, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को। और एक जो काम कौन करता है, लाइसोसोम। ऑस्टियोक्लास्ट अभी बढ़ेंगे, बोन में 3 सेल होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, है ना। बात समझ में आ रही है? ऑस्टियोब्लास्ट होता है जो बोन बनाता है, और ऑस्टियोक्लास्ट होता है जो फालतू बोन का कोई फालतू हिस्सा उसको खाता है, मतलब डिसॉल्व कर लेता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट मतलब एक आता है ब्लास्ट, या हम न्यू बोन्स बनाता है। हमारे बॉडी में बोन जो बनता है ना, आप सुनते होंगे हड्डी टूट गया है, प्लास्टर होता है, कुछ दिन बाद हड्डी जुड़ जाता है ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. जुड़ कैसे जाता है, वो नया बोन वहां पे बीच में मतलब जनरेट होने लगता है ना। तो वह काम करता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, जो भी फालतू अनवांटेड बोन का पार्ट उसको ये खा जाता है, डिसॉल्व कर लेता है ना। तो ये भी काम कौन करता है, ऑस्टियोक्लास्ट एक सेल है, उसके अंदर कौन प्रेजेंट होगा, कौन, लाइसोसोम। ठीक है, वही लाइसोसोम इस काम को करवाता है। आई बात समझ, जल्दी बताओ। Yes, sir. जी सर। ऑस्टियोक्लास्ट को अपन बोलते हैं बोन ईटिंग सेल्स, ठीक है। तो लाइसोसोम ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, बोन सेल्स है बेटा, बोन का सेल है। डिसॉल्व अनवांटेड पार्ट ऑफ बोन। अब देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आल्सो occurs by फंगल लाइसोसोम। जो फंगस में बताया था ना कि फंगस में बहुत सारे लाइसोसोम होते हैं, याद है? वो भी लाइसोसोम आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है। अभी तो पढ़ा था तुमने कि फंगस में बहुत सारा लाइसोसोम होता है, पढ़ा था कि नहीं हमने? हाँ सर, हाँ सर। Yes, sir. बोलना नहीं है, तुरंत पढ़ा था अभी हमने, देखो दिखा रहा हूँ। ये देखो बेटा, देखो, बट नंबर ऑफ लाइसोसोम्स इज हाई इन फंजाई, है ना। तो फंगस में भी जो लाइसोसोम होता है ना, वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर सकता है। अब देखो, अब डायग्राम देखोगे ना तो अब आप समझ जाओगे, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखोगे तो देखो आप यहाँ पे, ये देखो, ये ऑटोफैगोसोम है जो किसको खा जाता है, डेड सेल सेल ऑर्गेनल। ऑर्गेनल्स। डेड से देखो ना, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसको खा रहा है, बेकार हो गया तो ऑटोफैगोसोम है। या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो है ना, नेटवर्क जैसा बेटा दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक जी सर। रेटिकुलम है। यह देखो ऐसे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया है। यह बैक्टीरियम है, देखो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंट्री करने का ट्राई किया तो क्या किया, तो देखो पहले अपने बॉडी में ले लिया इसको, लेने के बाद इसको क्या कर दिया, देखो फैगोसाइटोसिस, खा गया। दिख रहा है, जल्दी बताओ, देखो जी ना, सर।
बैक्टीरिया को Yes, सेल के sir. अंदर लिया, इसको खा गया फैगोसाइटोसिस से। ये देखो, ये फैगोजोम है। फैगोजोम में क्या है? स्टोर फूड मटेरियल होता है। ये फैगोजोम है, ये लाइसोजोम है। जब फैगोजोम, ये देखो ध्यान दो, सब प्रोसेस कितना अच्छे से दिखाया है इसमें। ये फैगोजोम है, यह वाला, याद देखो, दिस इज फैगोजोम, दिस इज लाइसोजोम। जब दोनों फ्यूज कर गया तो इसको क्या बोल दिया है? हेट्रोफैगोजोम। याद है, अभी पढ़ा था ना हेट्रोफैगोजोम। जी सर। इसको बोलते हैं हेट्रोफैगोजोम, सेकेंडरी लाइसोजोम को, है ना। Yes. जब प्राइमरी लाइसोजोम और फैगोजोम फ्यूज कर जाता है, ये डायग्राम में बेहतरीन तरीके से दिखा दिया आपको कि कैसे बन रहा है हेट्रोफैगोजोम। देखो यहाँ पे डायग्राम ढंग से देखो, दिस इज फैगोजोम। देखो ना फैग, हाँ बोलो बेटा। सर फैगोजोम इज फूड कंटेनिंग वेसिकल। क्या आवाज नहीं आ रही, ठीक से बोलो। फैगोजोम इज फूड कंटेनिंग वेसिकल। हाँ 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 हाँ, ये फूड कंटेनिंग, देखो ना इसमें, देख रहे हो फूड इसमें रखा हुआ है अंदर में, दिख रहा है आपको? ठीक है। अब जब लाइसोजाम के साथ फ्यूज कर गया तो इसको बोलते हैं हेट्रोफैगोजोम। और देखो जैसे ही ये फ्यूज किया, देखो सारा फूड को क्या कर दिया? डाइजेस्ट कर दिया, और जो हेलो अनडाइजेस्टेड सर। फूड बच गया। हाँ बोलो बेटा। सर एक्चुअली मुझे एक डाउट है तो मैं पूछूं। अरे बोलो ना। सर एक्चुअली उधर ऊपर आपने देखा ना तो उसमें पॉलीमॉर्फिक लिखा था। पॉलीमॉर्फिक सर जो साइज कंस्टेंटली है ना चेंज और करता वहाँ पे रहता है। प्लियोमॉर्फिक लिखा था, ये बोल रहा है। हाँ यस सर, तो ये दोनों अलग अलग है कि सेम ही है? एक ही चीज है, सेम है। जो शेप बार बार चेंज करता रहा है उसको पॉलीमॉर्फिक बोल सकते हैं या प्लियोमॉर्फिक बोल सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ देखो बेटा, इस डायग्राम में देखो कितना बेहतरीन तरीके से दिखाया है सब कुछ। देखो दिस इज योर लाइसोजोम, दिख रहा है? दिस इज लाइसोजोम। जी देखो सर। कितना कितना, देखो बहुत बेहतरीन डायग्राम है। ये सारा फंक्शन इसमें दिखा दिया। देखो यह लाइसोजोम है। लाइसोजोम को देखो दोनों साइड लेके गया, इधर भी लेके आया, इधर भी लेके आया। क्यों? देखो जो लाइसोजोम जो हमारे अंदर का ये माइटोकॉन्ड्रिया, देखो बहुत अच्छे से दिखाया, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया कंटेनिंग सेल है। यह सेल यहाँ पे आया और फ्यूज कर गया किसके साथ? लाइसोजोम के साथ। तो देखो यह अपने खुद के सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर रहा है जब लाइसोजोम, तो इसको क्या बोल देते हैं? ऑटोफैगोजोम। जब यही लाइसोजोम फैगोजोम के साथ मिल गया और उसको सब सारा को एक किया तो इसको क्या बोल दिया? हेट्रोफैगोजोम। हेट्रोफैगोजोम। देखो ना कितना अच्छा है। यह लाइसोजोम है, दो काम कर रहा है। इधर आया और माइटोकॉन्ड्रिया कंटेनिंग सेल से बोलोगे सर यहाँ फ्यूजन दिखा रहा है। अरे भाई यह सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, यह लाइसोजोम है। अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट करना है तो ये दोनों को आपस में फ्यूज होना होगा कि नहीं होना होगा? जल्दी बताओ। यस सर। यही तो दिखा रहा है, यही तो दिखा रहा है। देखो यह सेल है, एक बार इसको डिलीट करने दो सबको मेरे को। हाँ ये देखो, इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हमें क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। यहाँ डाइजेस्ट हमारा करना है। लाइसोसोम है। तो इधर से ये सेल आया, इधर से लाइसोसोम आया, दोनों फिक्स हुआ, दोनों फ्यूज हुआ, और देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया को डिसॉल्व कर दिया पूरी तरह से। तो इसी को क्या बोल देंगे? जो खुद के सेल ऑर्गेनल को डिसॉल्व कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं? ऑटोफैगोजोम। सेम देखो, यह इधर से लाइसोजोम आया, इधर फैगोजोम है। फैगोजोम के साथ जैसे ही अटैच हुआ तो इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लाइसोजोम या हेट्रोफैगोजोम। अब यह जो मटेरियल था इसको देखो ये पूरी तरह से डाइजेस्ट कर दिया, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बच गया लाइसोजोम में, अब इसी को क्या बोलते हैं अपन? अगला पार्ट रेजिडुअल बॉडी। रेसिडुअल बॉडी बोलते हैं कि नहीं, है ना। और ये भी दिखा दिया, एक और काम क्या दिखाया देखो, कि जो भी बाहर से मटेरियल आता है जैसे बैक्टीरिया ऐसा अगर एंटर कर गया तो इसको भी ये क्या कर देता है? फैगोसाइटोसिस कर देता है। फैगोसाइटोसिस कर लेता है। सर सब कुछ इसमें आ गया, बोलो। सर जब ये ऑटोफैगोजोम होता है तो सर उसमें कुछ रेसिड्यू नहीं बचता है, वो फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता पूरे डाइजेस्ट कर दिए है है? ना। ओके। देखो अगर बच गया तो इसको भी क्या बोल देंगे अपन? अब रेसिड्यूअल रेजिडुअल बॉडी। क्या बोल देंगे बेटा? रेजिडुअल बॉडी। बॉडी। ठीक है, रेसिडुअल बॉडी। ठीक है। यस सर। हाँ, अब तीसरा फंक्शन देखते हैं, सेलुलर डाइजेशन है तो बता ही दिया। ऑटोलाइसिस, जिसको क्या बोलते हैं? ऑटो मतलब क्या होता है बेटा? ऑटो मींस खुद सेल्फ, सेल्फ। और लाइसिस Self. मींस खुद को किल कर दिया है, खुद के सेल को पूरी तरह खा गया, इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं कभी कभी? सुसाइडल बैग। समटाइम्स ऑल लाइसोसोम्स ऑफ अ सेल बर्स्ट। कभी कभी क्या होता है ना, अभी आपको बताया मैंने, लाइसोसोम एक सेल है, इसके अंदर बहुत सारे लाइसोसोम है मान लो। अब एक चीज बताओ, सारे लाइसोसोम में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। सिंगल मेम्ब्रेन है कि डबल मेम्ब्रेन है, पहले बताओ। सिंगल मेम्ब्रेन। कभी कभी क्या होता है ना बेटा, इसका मेम्ब्रेन सबका टूट गया और इसका सारा एंजाइम कहाँ आ गया? इस पूरे सेल में आ गया और इस पूरा सेल को ही खा गया है। तब इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं? देखो, समटाइम्स ऑल लाइसोसोम्स ऑफ अ सेल बर्स्ट टू डिसॉल्व द सेल कंप्लीटली। इस पूरा सेल को ही खा गया। सो लाइसोसोम कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। ये लेकिन हमेशा नहीं होता, कभी कभी जब बहुत स्टार्वेशन का कंडीशन है, कुछ डिजीज हो गया, उन सब केस में ऐसा हो सकता है। आई बात समझ बेटा?
यस सर। Yes, Yes, सर sir. कोई डाउट? हाँ सर। बोलो। सर ऑटोफैगोसोम और हेटेरोफैगोसोम दोनों सारे लाइसोसोम्स होते हैं कि कोई पर्टिकुलर लाइसोसोम में फटता है बर्स्ट? सब में होगा, सब में। ओके सर। कोई पर्टिकुलर लाइसोसोम में होगा कि सारे लाइसोसोम में होगा, ये पूछ रहा है? हाँ सर। अरे वो तो खुद लाइसोसोम है। हाँ ओके ओके सर। वो तो खुद लाइसोसोम है ना। ऑटोफेजिक हेटेरोफेजिक क्या है? टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम। ठीक है, ठीक है बेटा। सर हाँ जी बोलो। सर ये जब लाइसोसोम अपने आप को जब स्टार्वेशन होता है तो बर्स्ट होता है तो उसका जो कंटेंट होता है वो कहाँ चला जाता है फिर बाद में? अरे भाई भाई दिमाग लगाओ। ये लाइसोसोम कहाँ प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, पहले बताओ। सेल के तभी अंदर है। तभी टूटेगा तो अपना कंटेंट कहाँ डालेगा, इसके सेल में डालेगा ना। यस सर। अच्छा जब हाँ सेल में रहेगा हाँ। सेल में रहेगा ना। अब सेल में रहेगा तो हम्म। क्या करेगा, इस पूरे सेल में जो चीज़ है सबको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट। यस सर। इसे बोलते हैं, इसीलिए कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल। सुसाइडल बैग्स। हाँ खुद का ही सुसाइड कर दिया, खुद जिस सेल में है उसी को मार दिया। आई बात समझ? यस सर। जी सर। चलो आगे देखते हैं। ओल्ड सेल्स आर रिमूव्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि मान लो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि मान लो बेटा हमारे बॉडी में कुछ पुराने सेल्स है जिनका कोई काम नहीं है, जो बेकार हो गए हैं, लेकिन हमारे सेल में जगह छेक के बैठे हुए हैं, जगह घेर के बैठे हुए हैं। उन सेल को कैसे हटाएंगे बेटा, क्या बोलेंगे? ऑटोलाइसिस। और कौन करेगा वो, कौन करेगा? Lysosome. लाइसोसोम। लाइसोसोम। Lysosomes. ऑटोफैगोसोम करेगा, लेकिन सीधे अगर बोले तो क्या बोल सकते हैं, लाइसोसोम ही है ना वो, है ना। यस सर। Old cells are removed by autolysis. Unwanted organs of embryo are destroyed by autolysis, है ना। जो अनवांटेड ऑर्गन है सबको इसी तरीके से वो खत्म करता है। अब यहाँ याद रखो, कैटेप्सिन्स ऑफ लाइसोसोम डाइजेस्ट द टेल ऑफ टैडपोल ऑफ फ्रॉग। और टैडपोल जानते हो किसको बोलते हैं बेटा? लार्वा है। जी सर। लार्वा जानते हो किसको बोलते हैं? Yes, sir. सर स्मॉल लार्वा ऑफ एग्स। फ्रॉग इज कॉल्ड, फ्रॉग के लार्वा को क्या बोलते हैं बेटा अपन? टैडपोल। अब बता दो लार्वा क्या होता है, समझ लो जिसको नहीं पता है। देखो ह्यूमन में क्या होता है बेटा, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो बाहर में क्या निकलता है, बच्चा निकलता है, सीधे बाहर में बच्चा आता है ना, जल्दी बताओ, यस है सर। ना। Yes, sir. लेकिन फ्रॉग इन सब में क्या होता है ना, बाहर बच्चा नहीं निकलता है, वो बाहर क्या निकलता है, छोटा छोटा एक टाइप का स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड लार्वा। लार्वा। अब ये लार्वा बाहर में आके डेवलप होता है, तब इससे निकलता है बच्चा। आई बात समझ? Yes. है ना। यस सर। लार्वा बीच का स्टेज है। मतलब ह्यूमन में कैसे है, हम लोग सीधे वेल डेवलप्ड बच्चा को जन्म देते हैं, लेकिन फ्रॉग इन सब में क्या है, वो पहले छोटे छोटे एग निकालेंगे, उसको लार्वा बोलते हैं। वह एग डेवलप होता है, तब जाके उससे क्या निकलता है, बच्चा निकलता है, उसी को लार्वा बोलते हैं। तो सबके लार्वा का अलग अलग नेम है। इसी तरह फ्रॉग के लार्वा का क्या नेम है बेटा? टैडपोल। टैडपोल शेप का होता है इसलिए, ठीक है। अब देखो ये जो लार्वा का टेल होता है ना, ये लार्वा में हेड है ना, नेक टेल रीजन ऐसे होता है। तो ये लार्वा का जो टेल होता है ना, उसको भी डाइजेस्ट कौन करता है आपका? कैटेप्सिन। कैटेप्सिन क्या है आपका? कैटेप्सिन आर प्रोटीएजेज, मतलब एक प्रोटीन है लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है? प्रोटीएजेज है, मतलब एक एंजाइम है। कैटेप्सिन क्या है? आपका प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। देखो ना, कैटेप्सिन आर प्रोटीएजेज। प्रोटीएजेज मतलब कैटेप्सिन वह सब्सटेंस है जो प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता डाइजेस्ट होता है है। ना। तो वही ये टेल को है ना। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मतलब चेंज, मतलब कि लार्वा से ये धीरे धीरे इसको क्या बनाना है बेटा? बच्चा बनाना है। तो इसको Frog. बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जो लार्वा से धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना बच्चा में, उसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इस मेटामॉर्फोसिस के टाइम में लार्वा में टेल होता है, लेकिन फ्रॉग जब पैदा होता है तो उसमें टेल नहीं होता, तो इसको टेल को हटाता होगा ना कोई ना कोई, जल्दी बताओ। यस सर। फ्रॉग में टेल देखा है किसी ने? नहीं नो। सर। नहीं No, होता है, sir. लेकिन इसके लार्वा में टेल होता है। इस टेल को हटाता होगा ना कोई, वो टेल को यस यही सर। हटाता है। जो लाइसोसोम में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है? कैटेप्सिन। अब बोलो बेटा, बोलो कोई डाउट? सर ये जो टेल होता है टैडपोल का, वो तो फिर अगर कैटेप्सिन उसको डाइजेस्ट करता है तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। कौन? इस टेल। एग्जैक्टली, उस टेल में प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं, तभी वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। बोलो। यस सर। अब देखते हैं लास्ट क्या हमारा इसमें। अब लास्ट पे आ गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, है ना। अब देखो ये भी क्या है, ये भी आपका जानते हो कि ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कौन? वैक्यूल्स। वैक्यूल। और याद रखने का, जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है उसको स्पेशल नेम देते हैं अपन, क्या? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? टोनो। टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन का स्पेशल नेम है क्या? टोनोप्लास्ट।
बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। तो देखो अब नाम से ही पता चला, वैक्यूल। वैक्यूल किसको बोलते हैं? वैक्यूल, खाली जगह। और इस खाली जगह में क्या होगा? बहुत सारा चीज भरा होगा। आई बात समझ बेटा? जल्दी बताओ। अब डिफरेंट Yes, टाइप के sir. वैक्यूल्स होते हैं बेटा। देखो जैसे हमने बोल दिया गैस वैक्यूल, तो उसमें क्या भरा होगा? एयर। गैस। गैस। बोल दिया फूड वैक्यूल, तो उसमें क्या भरा होगा? फूड। समझ में आ रही है? Glycogen vacuum. बोल दिया हाँ ग्लाइकोजन, हाँ। बोल दिया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, मतलब वो किस में हेल्प करेगा? कॉन्ट्रैक्शन में, मूवमेंट में। आई बात समझ? बोलो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के Yes, sir. वैक्यूल हो सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो देखो द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में होता है सारे जो भी सेल ऑर्गेनेल सब कहाँ प्रेजेंट है बेटा? साइटोप्लाज्म में। इट कंटेंट्स, इसके अंदर देखो ये खाली जगह है ना, तो इसमें बहुत सारा चीज अंदर भरा होगा। क्या क्या? इट कंटेंट्स वाटर, सैप। सैप किसको बोलते हैं? सेल के ही कंटेंट को क्या बोलते हैं? जिस सेल में होगा उसके कंटेंट को क्या बोलेंगे बेटा? सैप। सैप। ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो चीज बॉडी से बाहर निकालना है उसको भी जमा करके तब तक कहाँ रखते हैं अपन? वैक्यूल में। एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल, मतलब इसमें वाटर होगा। सैप मतलब न्यूट्रिएंट, फूड वगैरह होगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब जिस चीज को बॉडी से बाहर निकालना है, या वैसे सारे मटेरियल जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, सबको यहाँ जमा करके रखते हैं और फिर बाद में यहाँ से निकाल देते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. The vacuole is bound by a single membrane called, क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। अब देखो आपको पता है प्लांट सेल में बताया था बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है, सेंटर में होता है ना? जल्दी बताओ। Yes. Yes, sir. है ना? यस सर। एनिमल सेल में बहुत छोटा वैक्यूल होता है, प्लांट सेल में बहुत लार्ज वैक्यूल होता है। देखो ना कितना लार्ज होता है कि 90% पूरा सेल का वही होता है। कौन? वैक्यूल। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू कितना? 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। मतलब ऐसा ऐसा कोई सेल है प्लांट में ना, सारे सेल में नहीं, लेकिन प्लांट सेल में कोई कोई सेल ऐसा भी है कि उसमें 90% हिस्सा कौन ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है? वैक्यूल। Vacuole. आई बात समझ बेटा? यस सर। Yes, sir. देखो in plants the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other materials against concentration gradients into the vacuole, hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। देखो क्या बोल रहा है? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कौन सा ट्रांसपोर्ट हो रहा है? जल्दी बता दो। Low to high. Active. लो टू हाई टू लो टू हाई, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मतलब करता क्या है? टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है ना भाई, तो आपने पढ़ा है कि ये मेम्ब्रेन है। इसका मेम्ब्रेन का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करवाना। और ये आपका कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट सेल के अंदर है, बाहर में साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल। तो देखो क्या करता है टोनोप्लास्ट, बहुत सारे सब्सटेंस को कहाँ से निकालता है बेटा? जल्दी बताओ। कहाँ से? साइटोप्लाज्म से। और उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट इधर करवाता है। मतलब मान लो कुछ वेस्ट मटेरियल इधर ज्यादा है, फिर भी वेस्ट मटेरियल हम अपना बॉडी में जमा करना चाहेंगे क्या? नहीं ना? नहीं नहीं सर। ना? तो इसको क्या करना होगा? इधर ज्यादा ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको जबरदस्ती इसमें स्टोर करने के लिए भेजते हैं। तो टोनोप्लास्ट का काम क्या है? या साइटोप्लाज्म से जो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन इधर इधर हाई है, फिर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके इसमें भेजते जाते हैं ताकि यहाँ पे जमा होते जाए और एक साथ सबको निकाल सके। क्लियर है बेटा? Yes. Yes, sir. Yes. तो पक्की बात है, यहाँ पे हम अगेंस्ट भेज रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ ना कि इधर लो कॉन्सेंट्रेशन और वैक्यूल के अंदर उस चीज का क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन High concentration है कि नहीं? ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, चलो sir. आगे देखते हैं। अगला देखो। अब बताया ना बहुत सारे टाइप के वैक्यूल होते हैं। जैसे अमीबा में कौन सा वैक्यूल मिलता है आपको? कौन सा देखने को मिलता है? कॉन्ट्रैक्टाइल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बहुत एक्सक्रीशन के लिए। मतलब Excretion. अमीबा में मान लो ऐसे है, इसके अंदर वैक्यूल है, ये क्या करता है पता है? सारा वेस्ट मटेरियल को जमा करके रखता है अपने अंदर, और जब बाहर निकलना होता था ऐसे ऐसे मूव किया मूव किया मूव किया और यहाँ से निकल के बाहर निकल गया, पूरा वैक्यूल बाहर निकल गया। बात समझ में आई बेटा? जल्दी बताओ। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाता है और टूट गया, पूरा सामान को बाहर निकाल दे। क्लियर है? यस सर। पूछता है क्या अमीबा में कौन सा वैक्यूल प्रेजेंट है? क्या बोलोगे? Contract. Contractile. पूछता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या है? क्या बोलोगे? एक्सक्रीशन। Excretion. ठीक है। इन मेनी सेल्स, अब देखो जैसे प्रोटिस्टा में कौन सा वैक्यूल मिलता है? फूड वैक्यूल। Food vacuole. कैसे बनता है फूड वैक्यूल? जो भी खाना आएगा ना, जैसे मान लो ऐसे है, ये प्रोटिस्ट है, यहाँ पे खाना देख लिया, यहाँ पे
यही इसी का प्लाज्मा में क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, इसको ऐसे करके ये कर लेगा और अंदर घुस गया। देखो अब इसमें क्या प्रेजेंट है, आई बात समझ? जी सर। देखो बात समझो कैसे बनता है फूड वैक्यूल, बता रहा हूँ। ये देखो ये प्रोटिस्ट है, अभी इसके अंदर फूड वैक्यूल नहीं है। यहाँ पे खाना देखा, इसका सेल मेम्ब्रेन आगे की तरफ ऐसे बढ़ा और क्या बना लिया आपका फूड वैक्यूल, और यह फूड वैक्यूल अंदर घुस जाता है यहाँ पे, और इसके अंदर आके क्या करेगा, ये इस फूड का डाइजेशन करेगा, एनर्जी लेगा। क्लियर है बेटा? यस कोई सर। पूछे प्रोटिस्ट में कौन सा वैक्यूल मिलता है तो क्या बोलोगे, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। अमीबा में कौन सा मिलता है तो क्या बोलोगे, कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल। एक मिनट, यहाँ देखो अब अगला क्या है स्ट्रक्चर आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अगला स्ट्रक्चर क्या है बेटा आपका? हाँ बेटा सर गैस वैक्यूल किसमें होता है? क्या? गैस वैक्यूल किसमें होता है? गैस वैक्यूल आपको बताया था डिफरेंसेस में, याद करो। जहां पे भी एक्वाटिक प्लांट होगा, आ रही बात समझ, जो एक्वाटिक होंगे, एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहने वाला होगा, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट है ना, उसमें कौन सा वैक्यूल देखने को मिलेगा, गैस वैक्यूल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या भरा रहेगा, एयर। एयर भरने से क्या होगा, वह पानी में डूबेगा नहीं, उसको क्या करके रखेगा, वो लाइट वेट बना के रखेगा, जिसको क्या बोलते हैं, बायोएनसी देगा। यार बताया था मैंने, याद है? यस सर। यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। हाँ चलो, तो अगला स्ट्रक्चर क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं अपन, पावर हाउस ऑफ द सेल। 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 क्योंकि जितना हमें एनर्जी चाहिए होता है, जितना काम करने के लिए ना, ऑलमोस्ट सारा एनर्जी कौन जनरेट करता है हमारे बॉडी में, एटीपी कौन जनरेट करता है हमारे बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। जितना आप काम करते हो ना, उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है ना, ऑलमोस्ट सारा एनर्जी यहीं से मिलता है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है बेटा, बोलो। यस Yes, सर। अब देखो, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। पक्की बात है, जो सेल जितना ज्यादा काम कर रहा होगा, मान लो 2 सेल है हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी है, इसके अंदर 2 सेल ले लिया हमने, ध्यान देना, यह कम काम करता है, यह बहुत ज्यादा काम करता है। तो जो ज्यादा काम करता है एनर्जी उसको ज्यादा चाहिए कि जो कम काम करता है उसको चाहिए, बताओ। जो ज्यादा काम ज्यादा करता है। ज्यादा काम ज्यादा करता अब है। जो ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा एटीपी चाहिए कि कम, ज्यादा चाहिए। जिसको ज्यादा एटीपी चाहिए उसके अंदर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए कि कम, ज्यादा। ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा। वही बात लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। जो सेल जितना ज्यादा एक्टिव होगा, जो सेल जितना ज्यादा काम कर रहा होगा, उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, जो कम कर रहा होगा उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा। कम होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। क्लियर है? मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल में फिक्स नहीं होता कि इस सेल में 1 होगा, इस सेल में 4 होगा, वो डिपेंड करता है कौन सेल कितना काम करता है। क्लियर है? यस और सर। किस यस सेल सर। को कितना एनर्जी की जरूरत है। चलो आगे देखो, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, माइक्रो एस्टेरियसिस, ये क्या है आपका, ग्रीन एल्गी है। एल्गी आप जानते हो ना, प्लांट है, लोअर प्लांट, ठीक है। इसमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एटीपी की जरूरत नहीं है। जैसे क्लोरेला फस्का, ये भी एक एल्गी है, इसमें भी कितने माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं, एक ही देखने को मिलते हैं। आई बात समझ बेटा, जल्दी बताओ। यस सर। अब देखो, मान लो एक सेल है, ध्यान दो, एक एक बात ध्यान से सुनो, एक सेल है, इसमें हम बोल दिए 5 माइटोकॉन्ड्रिया। कितने माइटोकॉन्ड्रिया है जल्दी बताओ? 5। एक सेल के अंदर जितने माइटोकॉन्ड्रिया है सबको हम मिला के क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोम। क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रियोम। सेल कॉन्ट्रियोम। के अंदर जितने माइटोकॉन्ड्रिया है इंडिविजुअल, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये सबको माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, लेकिन सबको एक साथ क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रियोम। क्लियर है? कॉन्ट्रियोम। क्लियर है? यस सर। अगला देखो, ये लाइन यहाँ आएगा, यहाँ पे यूजुअली इन हायर एनिमल्स मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स। जो हायर एनिमल्स है ना, जो हायर एनिमल समझते हो, जैसे जैसे लोअर एनिमल किसको बोलते हैं, जो सबसे पहले आया, हम लोग किसमें आएंगे, हायर की लोअर में, हायर एनिमल्स, है ना। हायर में इन आएंगे। हायर एनिमल्स मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स। जो फ्लाइट मसल समझते हो किसको बोलते हैं, बर्ड्स जिससे आपका फ्लाई करता है, उसमें मसल्स होते हैं ना, मसल्स होते हैं ना, मसल सेल, मसल उसको हेल्प करता है फ्लाइट करने में,
उस मसल सेल में सबसे ज्यादा ये मिलता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वो पूरा फ्लाइट के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया देगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Mitochondria differs in size and shape and can make its shape sausage और cylindrical। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और साइज अलग अलग होता है, कहीं छोटा होगा कहीं लार्ज होगा, ठीक है, और उसका शेप भी अलग अलग होता है। जो नॉर्मल शेप देखने को मिलता है, कौन सा शेप है बेटा, सॉसेज और सिलेंड्रिकल। डायमीटर कितना होगा देखो, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। एवरेज कितना लेते हैं अपन, 0.5 माइक्रोमीटर। मतलब जनरली जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसका साइज ये होगा, कितना, 0.5 माइक्रोमीटर। कोई पूछे तो आपको यही आंसर करना है, ठीक है बेटा? बोलो। Yes, sir. Yes, लेंथ sir. कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, Yes, बताया sir. ना, लेंथ कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। किसी में आप 1 का भी देख सकते हो माइक्रोन में, किसी में 2 होगा, किसी में 3 भी हो सकता है, किसी में 4 भी, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक देखा गया है, 4.1 माइक्रोन। क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, अच्छा एक मिनट, इसके पॉइंट्स कहाँ गए भाई, चलो कोई बात नहीं। इसमें लिखा हुआ था बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नेम्ड एज। माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या क्या बोलते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को अपन बोलते हैं, पहला क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, खुद से बताओ। Powerhouse of cell. पावर हाउस ऑफ द Cell. सेल। दूसरा बोलते हैं बेटा इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। आई बात समझ, जल्दी बताओ। पहला क्या बोला, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि सारा एनर्जी sir. यही जनरेट करता है। दूसरा क्या बेटा बोला हमने, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। अब यहाँ पे एक बात बता दो, दो ऑर्गेनल जो हमारे बॉडी में है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेमी ऑटोनोमस। क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। मी ऑटोनॉमस। बताऊंगा क्यों बोलते हैं, आगे लिखा हुआ है। क्या बोलेंगे इसको, सेमी ऑटोनोमस। क्लियर है? यस सर। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो इसको बोलते हैं अपन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, पहली बात। तीसरा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन एंडो सिम्बायोन्ट्स ऑफ अ सेल। पहला क्या बोला बेटा, पावर हाउस ऑफ सेल, या कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है एनर्जी मिल ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, एनर्जी मिल ऑफ सेल। ये दोनों एक ही बात है, पावर हाउस ऑफ सेल या क्या बोल सकते हैं, एनर्जी मिल ऑफ सेल। दूसरा क्या बोलते हैं इसको, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। तीसरा क्या बोलते हैं इसको, एंडोसिम्बायोन्ट ऑफ सेल। अब क्या, ये बात तो आप समझ गए, पावर हाउस या एनर्जी मिल क्यों बोलते हैं, ये बात तो आप समझ गए, पावर हाउस या एनर्जी मिल क्यों बोलते हैं, ये समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि जितना एनर्जी हमें हर काम करने के लिए चाहिए वो कहाँ से जनरेट होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया से। Mitochondria. इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस या एनर्जी मिल ऑफ द सेल। अब दो बात नया टर्म है, सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोलते हैं सर? ऑटो मींस क्या होता है बेटा, सेल्फ, खुद से जो कर सके। लेकिन यहाँ पे ऑटो से पहले क्या लगा दिया बेटा हमने, सेमी, आधा, है ना? और दूसरा टर्म हमने क्या यूज किया, एंडो सिम्बायोन। अब ये दोनों का मतलब समझते हैं, देखो क्या है, आगे देखो, देखो लिखा भी हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। आपको याद है जब डिफरेंस बता रहा था मैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के सेल में, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में दोनों का खुद का डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम्स होता है, बताया था, याद है? Yes, sir. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसमें खुद का डीएनए राइबोसोम्स होता है। और आपको बताया भी था यूकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होता है, लीनियर। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए कैसा हो जाता है, याद है, बताया था, जल्दी बताओ। यूकैरियोट का सुनो, प्रोकैरियोट का राइबोसोम्स होता है क्या, 70S। यूकैरियोट का राइबोसोम्स क्या होता है बेटा, 80S। लेकिन यह यूकैरियोट में है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, फिर भी इसका राइबोसोम कैसा होता है, 70S। 70S. याद है, बताया था चीज, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो देखो देखो ये दोनों का आंसर यहाँ पे मिल रहा है। एंडोसिम्बायोंट क्यों बोलते हैं और सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं? हमारे बॉडी में जितने सेल है ना, उसका सारा डीएनए किसमें प्रेजेंट होता है, मेनली किसमें, न्यूक्लियस। Nucleus. लेकिन यही दो ऐसा है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिसमें अपना भी थोड़ा बहुत डीएनए होता है।
अपना भी थोड़ा बहुत राइबोसोम्स होता है, बाकी किसी सेल में नहीं, बाकी सब कहाँ होता है बेटा, बाकी सब न्यूक्लियस में, है ना। तो सर इसका मतलब क्या है, मतलब है इसको देखो तो इसके पास अपना डीएनए है, इसके पास अपना राइबोसोम्स है, ये प्रोटीन बना सकता है कि नहीं, Yes, sir. बना Yes, सकता है ना। sir. अगर तो प्रोटीन कैसे बनता है, डीएनए से पहले क्या बनता है बेटा, आरएनए, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। Ribose. अब देखो डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है। Protein. बता, याद है ना, डीएनए से आरएनए को बनने को क्या बोलते हैं, Yes, ट्रांसक्रिप्शन, sir. और आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। Translation. इस प्रोटीन को बनाने के लिए, आरएनए से इस प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए होता है राइबोसोम, इसके अंदर डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, तो ये बना सकता है आराम से, प्रोटीन बना सकता है कि नहीं, Yes, sir. बना सकता है। लेकिन सर तब सर देखो, जो पूरी तरह से प्रोटीन बना दे, 100% प्रोटीन जो बना लेंगे उसको बोलेंगे ऑटोनोमस। लेकिन यह प्रोटीन तो बना सकता है कौन, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन बहुत कम अमाउंट बना पाता है। मतलब ये हुआ कि ये प्रोटीन बनाएगा, लेकिन सेमी उतना नहीं, ऑटोनोमस। लेकिन उतना नहीं बना पाएगा जिससे वो अकेले जिंदा रह जाए। उसको और प्रोटीन कहाँ से लेना पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा, Nucleus. Nucleus. आई बार समझ बेटा, आई बार समझे, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। सेमी मतलब आधा, ये काम थोड़ा बहुत अधूरा काम कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा बहुत प्रोटीन बना पाएगा, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लेकिन बाकी प्रोटीन के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, न्यूक्लियस के ऊपर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेमी ऑटोनोमस। Semi-autonomous. क्लियर है बेटा, चलिए बताओ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब इसको लिखना कैसे है, पूरा यहाँ लिखा हुआ है देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, बिकॉज़ ये ऑप्शन यही आया हुआ था, बिकॉज़ ऑप्शन में ये दिया हुआ था, एक ऑप्शन ये भी था, बिकॉज़ दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। देखो, हेंस दे कैन सिंथेसाइज सम ऑफ देयर प्रोटीन, मैंने ये नहीं बोला कि पूरा प्रोटीन बना लिया, क्या बोला, कुछ अपना प्रोटीन बना लेगा, बाकी किससे लेगा, बाकी कहाँ से, न्यूक्लियस वाला प्रोटीन। Nucleus, sir. आगे देखो क्या बोला है, फॉर अदर प्रोटीन्स दे डिपेंड ऑन न्यूक्लियस। Nucleus. डीएनए, अब बता दो, जो जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी डीएनए, एम्प्टी मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। और इसके अंदर जो राइबोसोम्स होता है ना, उसको भी एक नेम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइटोराइबोसोम्स। क्लियर है। Yes. Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. the mitochondrial DNA produces its own mRNA, tRNA, RNA, which is translated into protein by the माइटोराइबोसोम्स। यही तो बताया अभी, डीएनए से क्या बनता है बेटा आपका, आरएनए, बाय द प्रोसेस कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्शन। Translation. Transcription. ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, पढ़ता लिखता नहीं है तो, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। Transcription. आरएनए बनना मतलब क्या, तीनों आरएनए बनेगा बेटा, कौन तीन आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, RNA और RNA. इन तीनों के बनने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब मेनली एमआरएनए है ना, वही बनाता है आपका क्या, प्रोटीन। क्या बनाता है बेटा, प्रोटीन। Protein. लेकिन इस प्रोटीन को बनाने के लिए, मतलब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन इस प्रोसेस को करवाने के लिए किसकी जरूरत होती है, राइबोसोम्स की, Ribosomes. है ना। तो Yes. तो यह लिख दिया कि जो डीएनए है वह आपका क्या बना लेगा, आरएनए से बना लेगा, और यही आरएनए ट्रांसलेट हो जाएगा। आपको बताया था ना, आरएनए से प्रोटीन बनना को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलेशन। Translation. तो ये आरएनए ट्रांसलेट हो जाएगा प्रोटीन में, लेकिन इसको करवाएगा कौन, माइटोराइबोसोम्स। एमआरएनए से प्रोटीन बनने में हेल्प कौन करता है, राइबोसोम्स। और क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, माइटोराइबोसोम्स। Mighty Mitochondrial. ribosomes. क्लियर है बेटा, चलिए बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Clear. अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कंसीडर्ड टू बी एंडोसिम्बायोंट ऑफ सेल। इसको एंडोसिम्बायोंट क्यों बोलते हैं, देखो बेटा, आप देख रहे हो ह्यूमन में, सर किसी सेल में डीएनए नहीं है, किसी सेल में सर न्यूक्लियस मतलब राइबोसोम्स नहीं है, इस दोनों में है। दूसरा क्या देख रहे हैं बेटा अपन, इसका जो राइबोसोम और डीएनए है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा है कि नहीं है, बोलो। Yes. Yes, sir. ऐसा माना जाता है बेटा, यस सर। पहले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अकेले अकेले रहते थे, वो पूरा एकदम सेपरेट थे, वो पूरा सेल कहलाते थे। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे क्या हुआ, एक सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर कर गया, और तब से अकेले जिंदा नहीं रह पाया, किसके ऊपर डिपेंड रहने लग गया, इस सेल के ऊपर। आई बात समझ, जल्दी बताओ। Yes, sir. मतलब यह माना जाता था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया किससे निकला है, प्रोकैरियोट से ही निकल के आया है। पहले माइटोकॉन्ड्रिया को हम प्रोकैरियोट मानते थे, ठीक है। बाद में देखा गया कि यह सेल के अंदर एंटर कर गया,
और तब इसके ऊपर डिपेंड हो गया, मतलब खुद से जिंदा नहीं रह पाया अकेले, अब इस सेल के ऊपर डिपेंड हो गया, इसीलिए हम इसको एंडोसिम्बायोन्ट बोलते हैं। क्लियर है बेटा? देखो क्या लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कंसीडर्ड टू बी एंडोसिम्बायोन्ट ऑफ द सेल बिकॉज दे पजेस देयर ओन न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए राइबोसोम इसका खुद का होता है। इसका भी आंसर वही है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द ओनली सेल ऑर्गेनल्स अदर देन द न्यूक्लियस कोटेड विद डबल मेम्ब्रेन। आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है, पता है आपको? क्लोरोप्लास्ट में Yes, डबल sir. मेम्ब्रेन है, और उसके अलावा Yes. एक ही और, उसके अलावा एक ही और मेम्ब्रेन है Nucleus. डबल मेम्ब्रेन है, कौन? Nucleus. न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये भी जानते हो कि न्यूक्लियस का अपना डीएनए होता है, उसी तरह इन दोनों का भी अपना डीएनए है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी एज वेल। डीएनए और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी मतलब राइबोसोम्स, है ना? One explanation for a cell organelle Yes, to sir. have its own DNA is that these organelles but separate organism। इसका खुद का डीएनए कैसे है? तो यही माना जाता है कि पहले सेपरेट ऑर्गेनिज्म था, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, मतलब सेपरेट मतलब यह अकेले एक सेल था, इसको मानते थे कि अकेले में सरवाइव कर रहा है। सेल का डेफिनेशन क्या पढ़ा था? जो इंडिपेंडेंट लिविंग हो उसको सेल बोल सकते हैं कि नहीं अपन, है Yes, ना? sir. तो बोलते ये हैं. दोनों अकेले था, सेपरेट ऑर्गेनिज्म मानते थे, है ना? माना क्या जाता था कि क्लोरोप्लास्ट को क्या मानते थे अपन, हम साइनोबैक्टीरिया, है ना? और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या मानते थे हम? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। आई बात समझ? Heterotrophic. आई बात Yes. समझ? Yes. शुरू में क्या मानते थे अपन कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या? ऑटोट्रोफिक मतलब फोटोसिंथेटिक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या मानते थे? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, है ना? जो बाद में माना गया कि दोनों क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ एक सेल के अंदर घुस गया, और तब ये खुद से सरवाइव नहीं, अकेले नहीं कर पाया, सेल के ऊपर डिपेंड हो गया अपने सर्वाइवल के लिए, इसीलिए अब इसको सेल ना बोल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्या बोलने लगे? क्लोरोप्लास्ट। इसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोन्ट। एंडोसिम्बायोन्ट मतलब ये एक सेल के अंदर घुसा, इसलिए बोला एंडो, और सिम्बायोन्ट मतलब अब इस सेल के ऊपर डिपेंड करने लगे अपने सर्वाइवल के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोबायोन्ट ऑफ अ सेल। ठीक है, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो चलो यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब कल अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर अगला एंटर करेंगे कहाँ पे अपन, कहाँ एंटर करेंगे? क्लोरोप्लास्ट में, है ना? प्लास्टिड। ठीक है, तब देखेंगे बेटा क्या हम फाइनली क्या देखेंगे? प्लास्टिड। ठीक है, क्लियर है? Okay. Okay. चलो ठीक है, ठीक है बेटा, लेक्चर एंड कर रहे हैं, बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Thank Thank you, you. sir. Thank you, sir. वेलकम। सर और ये वाला टॉपिक आने वाला है ना कल के एग्जाम में? ये वाला से नहीं आएगा बेटा, कहाँ तक आएगा आपका? गोल्जी First बॉडी, day तक जो आपने पढ़ा Goldie body तक आएगा. गोल्जी बॉडी तक आएगा, उसके आगे नहीं आएगा। ओके सर, तो ये जो मॉड्यूल है उसमें से मैं कर लूं मतलब रीड तो हो जाएगा ना मेरा? मॉड्यूल क्यों करना है तेरे को? नोट्स नहीं है मेरा तुम्हारे पास? है ना सर? तो नोट्स से करो ना चुपचाप, ओके सर। कोई मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप नोट्स करो। अभी अभी बस नोट्स, मॉड्यूल में बताऊंगा कब करना है आपको, ठीक है? हाँ सर। अभी बस मेरा नोट्स पढ़ते जाओ, सारे क्वेश्चन नोट से मिल जाएंगे, कोई भी चीज सोल्व करोगे मेरे नोट में एनफ मटेरियल है, सब सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है सर मैं तो उसके लिए पूछ रहा हूँ, लेकिन इसमें Yes, जो sir. रीडिंग वाला पार्ट है ना मतलब मॉड्यूल में, तो वो मेरे फोन में लगभग बैटरी उतर जाए, तो मैं इसमें कुछ रीड करूँ आपने जो पढ़ा है तो वो चलेगा? हाँ, एक काम करो ना बेटा, देखो जब भी मैं सेंड करूँ ना, आसपास में हाँ। जेरोक्स शॉप है आपके? जेरोक्स शॉप, हाँ सर है। तो क्या करो, डेली डेली नहीं करवाने का, एक वीक में जो नोट सेंड करूँ ना, तो शनिवार को Yes, जाके या कभी भी मंडे को, सबसे अच्छा टाइम मंडे होगा, जैसे शनिवार तक जो नोट्स सेंड करूँ, अगले मंडे को जाके उसका जेरोक्स करवा लो। ठीक है, वैसे मैं Yes, ट्राई करूंगा आपको इस मंडे या ट्यूसडे को इस पूरे चैप्टर का नोट्स आपको सेंड करने का ट्राई करूंगा मैं। ठीक है बेटा, ठीक है? ओके सर, देखो थैंक यू। स्कूल में होते ना बेटा अपन, तो आपको तो करवा के ही दे देते वहां से, क्योंकि पैंडेमिक के कारण बंद है, इसलिए मतलब थोड़ा अभी आपको खुद से करवाना होगा। ठीक है, ओके सर, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। चलो बेटा, ठीक है, बाय बाय। सर ये नोटबुक में भी हाँ लिखना बेटा। होता है ना? ये नोटबुक में भी लिखना होती है ना आपने जो नोट किया? अरे हाँ, ये भी तो बोला है मैंने बेटा, निगम भैया, यस सर, ये भी तो बोला है बेटा कि आपको नोट्स लिखना है नोटबुक में। यस सर, यस सर, हाँ, तो लिख लोगे तो जेरोक्स करवाने की जरूरत ही नहीं है। यस सर। ठीक है, धीरे धीरे करके 2-3 पेज करके बेटा लिखते जाओ डेली डेली। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलो बेटा, बाय बाय। अच्छा।